हाँ भाई, तो हम डिस्कस कर रहे थे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। दो चीज़ें मैंने बता दी थी। अब जो है हमारे पास दो प्रोसेसेस रह गए हैं। एक का नाम है असेंट ऑफ सैप, जिसके अंदर वाटर जो है वो अपवर्ड मूव करता है थ्रू द जाइलम और अगेंस्ट द ग्रेविटी, और दूसरा जो है वो है ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक, जिसमें जो फूड पार्टिकल्स हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं, लीव से बाकी प्लांट्स के पार्ट्स की तरफ मूव करता है ना। हमने ये देख लिया कि किस तरह सॉइल से जो है वो पानी एंटर होते हुए तमाम सेल्स को क्रॉस करते हुए जो है वो जाइलम तक एंटर होता है। अब जाइलम के अंदर आने के बाद इसको चढ़ना है ऊपर की तरफ, तो ये वाला प्रोसेस कि जिसके अंदर पानी ऊपर की तरफ चढ़ता है अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये प्रोसेस कहलाता है असेंट ऑफ सैप। तो इसके अंदर हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इन्वॉल्व हैं। 4 इंपॉर्टेंट फोर्सेस हैं जिनको टैक्ट फोर्सेस का नाम दिया जाता है। एक ट्रांसपायरेशन है, एक एडिशन है, कोहेजन है और एक टेंशन है। नाउ फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट ट्रांसपायरेशन। तो ट्रांसपायरेशन हमें पता है कि लॉस ऑफ वाटर वेपर्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, जो कि एरियल पार्ट से होती है, इसको हम ट्रांसपायरेशन का नाम देते हैं। तो जब स्टोमेटा ओपन होते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ जाते हैं। अब कौन से दो एरियाज़ हैं, तो एक है लीफ का इनसाइड जहाँ पे वाटर ज़्यादा है, तो वाटर ज़्यादा इसका मतलब यहाँ हाई वाटर पोटेंशियल है, और एक है एयर जहाँ पे वाटर कम है, वाटर के वेपर्स हैं ये कम अमाउंट के अंदर है, तो वाटर मूव करेगा हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ। तो ये प्रोसेस जो है हमारे पास ये ट्रांसपायरेशन कहलाता है। तो ये एक फैक्टर है जो कि असेंट ऑफ सैप के अंदर रोल प्ले करता है। दूसरी एक फोर्स है जिसको हम एडिशन का नाम देते हैं। एडिशन होती है चिपकने की सलाहियत, जो कि वाटर के मॉलिक्यूल और किसी दूसरी सरफेस के मॉलिक्यूल के दरमियान में होती है। अब वो दूसरी सरफेस जो है हमारे पास वो सेलुलोज है। सेलुलोज, क्योंकि जो दीवारें बनी होती हैं वो सेलुलोज की बनी होती हैं। तो वाटर जो है, वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सेलुलोज के साथ, क्योंकि दोनों जो है वो पोलर हैं तो उनके दरमियान एक अट्रैक्शन होती है, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सेलुलोज की वॉल के साथ चिपकते हैं, जो कि हेल्प करता है इन्हें अपवर्ड चढ़ने के अंदर। ठीक है, विद इन द हॉलो कैपिलरीज ऑफ द जाइलम। तो एडिशन जो है इसकी वजह से होता यह है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो चिपक जाते हैं सेलुलोज के साथ, तो इन्हें एक अपवर्ड फोर्स जो है वो प्रोवाइड हो जाती है। इवन अगर ट्रांसपायरेशन नहीं हो रही तब भी वाटर जो है वो वहीं पर स्टिक रह सकता है। ठीक है, ट्रांसपायरेशन के बावजूद भी जो वाटर है वो अटैच रह सकता है, क्योंकि इन दोनों के दरमियान अट्रैक्शन है। अच्छा, अब अगर आप ये देखें तो ये एक टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर जो है वाटर डाला गया, तो वाटर के अंदर आपको नज़र आता है कि एक मेनिस्कस बनता है, एक ये आर्क सा बनता है। ठीक है, ये क्यों बनता है, उसका रीज़न ये है कि जो दीवारें हैं वहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो चिपके हुए हैं। क्योंकि दीवार और वाटर के मॉलिक्यूल के दरमियान एक अट्रैक्शन है, तो इसलिए वहाँ का लेवल आपको ऊपर नज़र आता है। ये मेरे ख्याल में पूछा भी जाता है, ये रीज़न के अंदर पूछा जाता है केमिस्ट्री के अंदर। तो दीवार जो है उसके साथ वाटर के मॉलिक्यूल चिपके हुए हैं, तो यहाँ पर अट्रैक्शन की वजह से ये वाटर के मॉलिक्यूल ऊपर हैं, जबकि दरमियान में ऐसी कोई अट्रैक्शन नहीं है, तो आपको वाटर जो है वो नीचे की तरफ नज़र आता है। तो ये एडिशन की वजह से होता है। कोहेजन जो है ये वाटर के मॉलिक्यूल की आपस में जो अट्रैक्शन होती है उसको हम नाम देते हैं कोहेजन का। तो चूँकि वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है, तो पोलर मॉलिक्यूल होने की वजह से इसके अंदर जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है उनके ऊपर आते हैं चार्जेस। जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज आता है और जो हाइड्रोजन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, जिसकी वजह से आजू बाजू के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान अट्रैक्शन होती है, जिसको आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम देते हैं। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जिसकी वजह से ये कोहेजन की प्रॉपर्टी बनती है। इससे होता ही है कि सारे के सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर जो है वो एक चेन बना लेते हैं। तो उस चेन का अगर आप पहला हिस्सा खींचेंगे तो चूँकि वो आपस में अटैच हैं तो बाकी हिस्से भी खुद ब खुद खींचते चले आएंगे। तो ये भी हेल्प करता है किसके अंदर उसके अंदर वाटर की मूवमेंट के अंदर। अच्छा, ये ट्रांसपायरेशन को डिपिक्ट किया हुआ है। ये लीफ है, लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर है। ये स्टोमेटा आपको नज़र आ रहा है। ये एयर है जिसके अंदर वाटर के वेपर्स हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वेपर फॉर्म के अंदर, और ये हमारे पास लीफ का इनसाइड है जहाँ पर वाटर मौजूद है। तो हो ये रहा है कि ट्रांसपायरेशन जो है उसके ज़रिए वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर आ रहे हैं। जब यहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल बाहर आ जाएंगे तो यहाँ पर कमी हो जाएगी। उस कमी को पूरा करने के लिए ये जाइलम है, तो जाइलम से वाटर के मॉलिक्यूल को खींचा जाएगा। चूँकि जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड है, तो एक मॉलिक्यूल को जब खींचा जाएगा तो बाकी मॉलिक्यूल्स जो हैं वो खींचते चले जाएंगे। तो ये जो फोर्स है ये ट्रांसफ़र होती है डाउनवर्ड। जब आप ऊपर वाले मॉलिक्यूल को खींचते हैं तो नीचे वाला खींचता है, उससे नीचे वाला खींचता है, उससे नीचे वाला खींचता है, उससे नीचे वाला खींचता है। तो इस तरह से पूरा जो पाइप है उसके ज़रिए वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो खींचते चले आते हैं, एंड दैट इज़ हाउ पानी जो है वो अपवर्ड मूव करता है। ये पूरा दिखाया हुआ है कि किस तरह जो फोर्स है वो ट्रांसफ़र हो रही है पूरे पाइप के अंदर, और ये फोर्स ट्रांसफ़र होती नीचे तक चली जाती है, सॉइल तक। यानी पानी जो है वो जाइलम से ऊपर चढ़ रहा है, फिर जाइलम के अंदर जहाँ से आ रहा है ये फोर्स वहाँ ट्रांसफ़र हो रही है, और फाइनली ये फोर्स जा रही है रूट हेयर तक। तो इस तरीके से ये जो टैक्ट है, ये जो फोर्सेस हैं, ये पूरी की पूरी फोर्स जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम द लीव्स टू द जाइलम। तो इन दोनों फोर्सेस की वजह से जो वाटर का कॉलम है
वो एक तरह का स्ट्रिंग बन जाता है, वो एक तरह का वायर बन जाता है, जिसका अगर आप एक एंड पकड़ के खींचेंगे तो पूरा का पूरा वायर जो है वो खींचता चला आएगा। ये बिल्कुल उसी तरह होता है जिस तरह कैपिलरी एक्शन आप ऑब्जर्व करते हैं। आप किसी वाटर के सोर्स के अंदर जो है वो एक बारीक सी कैपिलरी ट्यूब डालते हैं, तो आप देखते हैं कि पानी जो है वो उसके अंदर अपवर्ड चढ़ रहा होता है। उसका रीज़न यही होता है कि दोनों फोर्सेस यहाँ पर रोल प्ले कर रही होती हैं। एक एडिशन की फोर्स होती है, वो वॉल के साथ चिपका रही होती है, और दूसरा कोहिजन की फोर्स है, जिसकी वजह से आपस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो केमिस्ट्री के अंदर कैपिलरी एक्शन आपको पढ़ाया जाता है, तो वही कैपिलरी एक्शन यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होता है जो कि जाइलम के अंदर वाटर की मूवमेंट करवाता है ऊपर की तरफ। तो अगेन वही जो यू शेप सरफेस फॉर्म होती है वाटर से, जिसको आप मेनिस्कस का नाम देते हैं, वो भी इसी की वजह से होती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टेंशन। ये टेंशन वही फोर्स है जो कि ट्रांसपायरेशन की वजह से जनरेट हो रही है, जिसको ट्रांसपायरेशन पुल का नाम भी देता है। तो हो ये रहा है कि आपके पास ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी एक चेन बनी हुई है, इनकी एक स्ट्रिंग बनी हुई है। अभी जो पहला मॉलिक्यूल है, इसमें से अगर आप चाह रहे हैं कि वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक हो तो उसके लिए आपको फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है। तो वो फोर्स जो है वो आपकी ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस के अंदर उससे मिलती है। सन जो है उससे आपको वो एनर्जी मिलती है, जिसके थ्रू आप इस वाटर मॉलिक्यूल को एनर्जी देते हैं और उसे ब्रेक करवाते हैं। अब कौन सी फोर्स है जो कि इसको अपोज कर रही है? तो दोनों मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम कोहिजन का नाम देते हैं। तो कोहिजन नहीं चाह रही कि वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो इस चेन से अलग होकर जाए, लेकिन चूँकि मुसलसल उसके ऊपर सनलाइट पड़ रही है, उसका टेम्परेचर मुसलसल बढ़ रहा है, और चूँकि डिफ्यूजन का ग्रेडियंट मौजूद है बाहर अगर आप देखें एयर के अंदर, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कम हैं, जबकि लीफ के इनसाइड जो है वाटर के मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं। तो ये तमाम फोर्सेस जो हैं ये ओवरकम कर लेती हैं कोहिजन को, और ये वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो इस चेन से ब्रेक होकर जो है वो बाहर की तरफ चला जाता है। अच्छा, जब ये बाहर की तरफ चला जाता है तो चूँकि ये सारे के सारे आपस में अटैच हैं, तो जो खला यहाँ पर पैदा होती है, जो स्पेस यहाँ पर पैदा होती है, उसको फिल करने के लिए ये वाला मॉलिक्यूल आगे की तरफ मूव करता है। इसकी जो खला है उसको पुर करने के लिए वो यहाँ नेक्स्ट मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पर मूव करता है। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा एक चेन रिएक्शन होता है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आगे की तरफ मूव करते चले जाते हैं। तो पहले लीफ के अंदर होता है, फिर ये जाइलम के अंदर देखने को मिलता है, और फिर पूरा नीचे की तरफ जाता है। तो एज लॉन्ग एज ट्रांसपायरेशन कंटिन्यू, जब तक ट्रांसपायरेशन चलती रहती है, ये जो पूरा स्ट्रिंग है ये टेंस रहता है, ये ढीला नहीं होता, बल्कि ये इसके अंदर एक टेंशन रहती है। और वो टेंशन इसी वजह से है कि जो ट्रांसपायरेशन है उसका प्रोसेस चल रहा है। अगर ये ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस बंद हो जाएगा तो ये जो टेंशन है ये लूज़ हो जाएगी। ऑल्दो वाटर के मॉलिक्यूल नीचे की तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि अगेन एडिशन की फोर्स मौजूद है, बट जो टेंशन है इसके अंदर वो लॉस हो जाएगी। तो ट्रांसपायरेशन जो है उसकी वजह से एक प्रेशर जनरेट होता है, इसको हम नेगेटिव प्रेशर का नाम देते हैं। ये नेगेटिव प्रेशर जो है ये पानी को खींचता है कहाँ से कहाँ। अब अगर आप गौर करें तो पानी जो है वो आ रहा है जाइलम से बाहर, जाइलम के अंदर पानी ज़्यादा है, तो जाइलम के अंदर जो वाटर पोटेंशियल है वो ज़्यादा है, जबकि लीफ के अंदर जो वाटर पोटेंशियल है वो कम है। तो ट्रांसपायरेशन की वजह से ये जो टेंशन डेवलप होती है ये एक नेगेटिव प्रेशर है, और इसकी वजह से वाटर जो है वो हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ आता है। जो जाइलम है, जो हमारे पास जाइलम है, उसके अंदर वाटर ज़्यादा है, तो इसके अंदर वाटर पोटेंशियल बढ़ा हुआ है, और जो लीव्स हैं उनके अंदर वाटर कम है, उसका वाटर पोटेंशियल लो है। तो वाटर जो है वो मूव करता है हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ। तो ओवरऑल ये जो प्रोसेस है ये सोलर एनर्जी ड्राइव होता है, क्योंकि जब तक सोलर एनर्जी होती है, जब तक सन होता है, तब तक ट्रांसपायरेशन होती है, जब तक ट्रांसपायरेशन होती है तब तक एवापोरेशन होती है। जब एवापोरेशन होती है तो उसकी वजह से एक टेंशन जनरेट होती है, वो टेंशन अपवर्ड से डाउनवर्ड जाती है, और इसकी वजह से पानी जो है वो मूव करता है जाइलम के अंदर। तो ये रीज़न होता है असेंट ऑफ सैप का। काफ़ी डिटेल में मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ सिन बोर्ड की बुक से। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ये हमारे पास लास्ट टॉपिक है जो कि इस ट्रांसपोर्ट इन प्लांट के अंदर है। तो ट्रांसलोकेशन की जब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक मैटर की, तो उसके अंदर फ्लोएम का नाम आता है। अब फ्लोएम जो है ये लिविंग टिश्यूज़ होते हैं। फ्लोएम जो है वो डेड नहीं है, फ्लोएम लिविंग टिश्यूज़ हैं। दे आर डेलिकेट स्ट्रक्चर्स। ये इतने डेलिकेट होते हैं कि ये पंक्चर हो जाते हैं आसानी से बाय अ स्मॉल ग्रीनिश इंसेक्ट। तो ये ग्रीनिश इंसेक्ट है जिसका नाम एफिड है। ये फीड करता है प्लांट्स के ऊपर। जो ये फ्लोएम फीडर है, इसके पास एक स्टाइलेट होता है जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि ये इंसर्ट करता है फ्लोएम के अंदर और वहाँ से सक करता है जो भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं। अच्छा, अब इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट के अंदर इन्होंने ये किया कि जब एफिड जो था वो फीड कर रहा था फ्लोएम के ऊपर, तो इन्होंने क्या किया, सर्जरी के ज़रिए इसको रिमूव कर दिया, लेकिन इसका जो स्टाइलेट था, जो ट्यूब थी जिसके थ्रू ये फीड करता था, वो रहने दी। तो इन्होंने देखा कि इवन उसको एफिड को रिमूव कर दिया गया है, बट स्टिल जो फ्लोएम के कंटेंट्स थे, यानी जो सोल्यूशन था, वो स्टिल मूव करके आ रहा था। इससे इन्हें पता ये लगा कि ये जो मूवमेंट हो रही है ये प्रेशर की वजह से हो रही है, ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हो रही है, तो ये मूवमेंट स्टिल जो है वो कंटिन्यू हो रही है।
तो इसकी बेसिस के ऊपर ये प्रोसेस जो है वो एक्सप्लेन किया जाता है ट्रांसलोकेशन का। तो रेडियो एक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड को जब आप इस्तेमाल करते हैं तो उससे चूँकि आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एंटर होती है केल्विन साइकिल के अंदर, और फिर उससे आपका ग्लूकोज बनता है, फिर ग्लूकोज से डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बनते हैं, उसी से सुक्रोज बनता है जो कि ट्रांसपोर्ट होता है। तो अगर आप रेडियो एक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करें तो आप ट्रेस कर सकते हैं कि ग्लूकोज बन रहा है, कहाँ बन रहा है, उसके बाद उस ग्लूकोज से कौन सा मॉलिक्यूल बन रहा है और वो किस तरह से प्लांट की बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो यही काम जो है वो साइंटिस्ट ने किया। तो उन्हें पूरा का पूरा जो पाथवे था वो पता लग गया। उन्हें कैसे पता लगा कि फ्लोएम के ज़रिए जो है वो खाना जाता है, तो इसी तरह से पता लगा जब उन्होंने रेडियो एक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड के ज़रिए जो है वो एक्सपेरिमेंट्स किया। अच्छा, इन्होंने ये डिस्कवर किया कि ये जो फ्लो होता है, जो शुगर का फ्लो होता है, जो सुक्रोज का फ्लो होता है, वो बल्क के अंदर होता है, बल्क के अंदर होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर होता है, और ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर के एरिया की तरफ होता है। तो जो भी एरिया होता है हाई प्रेशर वाला, उसको इन्होंने नाम दिया सोर्स का, और जो लो प्रेशर वाला है उसको इन्होंने नाम दिया सिंक का। तो ये कहलाता है सोर्स टू सिंक मूवमेंट। ये जो मूवमेंट है ये कहलाती है सोर्स टू सिंक मूवमेंट। अब सोर्स वो एरिया होता है कि जहाँ पर या तो फूड सिंथेसाइज होती है जैसे कि लीव्स हैं, या फिर फूड बहुत ज़्यादा स्टोर्ड होती है, और सिंक वो एरिया होता है जहाँ पर उस खाने की ज़रूरत होती है। तो अगर हम एडल्ट प्लांट की बात करें तो लीव्स जो हैं उन्हें हम सोर्स का नाम देते हैं, क्योंकि वहाँ पर फूड सिंथेसाइज हो रही होती है, और जो स्टेम है या रूट है जिसको फूड की ज़रूरत होती है वो आपके पास सिंक होता है। अगर आप सीड की बात करें तो सीड से जो अभी यंग प्लांट निकला है, तो चूँकि सीड के अंदर खाना स्टोर होता है, तो अब ये सोर्स है, और ये जो यंग प्लांट है इसके जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो अभी सिंक है, क्योंकि इसको अभी ये अभी खाना खुद से नहीं बना रहा, क्योंकि इसको अभी ज़रूरत है। तो सोर्स एंड सिंक जो है ये दो एरियाज़ होते हैं। सोर्स से मूवमेंट होती है सिंक की तरफ, और ये दोनों आपस में ये दोनों जो हैं कई बार इंटरचेंजेबल भी होते हैं। तो डिपेंड करता है कि मूवमेंट जो है वो कहाँ से कहाँ हो रही है। अच्छा, अब ये मूवमेंट किसके थ्रू होती है, तो ये पाइप को भी पता लग गया। जाहिर सी बात है, जब आपने रेडियो एक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड डाली तो आपने देख लिया कि कौन से पाइप के अंदर ये रेडियो एक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रही है, तो वो फ्लोएम है। तो फ्लोएम के अंदर मैंने बताया था कि दो चीज़ें जिनके ऊपर गौर किया जाता है, एक फ्लोएम की सीव ट्यूब्स हैं और दूसरा कंपेनियन सेल्स हैं। कंपेनियन सेल्स जो है वो हेल्प करते हैं, किस तरह से हेल्प करते हैं, जो खाना सिंथेसाइज होता है मेसोफिल सेल्स के अंदर, मैं यहाँ पर बताता हूँ। ये हमारे पास सोर्स के सेल्स हैं जिनको आप मेसोफिल सेल्स कहते हैं, जिनके अंदर खाना जो है वो सिंथेसाइज होता है। ये जो ब्लू वाले हैं ये कंपेनियन सेल्स हैं जो कि साथ लगे हुए हैं, और ये आपकी सीव ट्यूब्स हैं। जब सोर्स सेल्स के अंदर या लीफ के सेल्स के अंदर खाना सिंथेसाइज हो जाता है, फूड प्रोडक्शन हो जाती है, ग्लूकोज बनता है, फिर उससे फ्रुक्टोज बनाया जाता है, इन दोनों को मिलाकर सुक्रोज बनाया जाता है। तो इस सुक्रोज को जो कंपेनियन सेल्स हैं वो एनर्जी लगाकर, यानी एटीपी का इस्तेमाल करके जो है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं किसके अंदर, सीव ट्यूब्स के अंदर। अब सीव ट्यूब्स के अंदर बहुत ज़्यादा क्या आ गया, सीव ट्यूब्स के अंदर बहुत ज़्यादा फूड आ गया, बहुत ज़्यादा सॉल्यूट आ गया। अब पता है सॉल्यूट जब आ जाता है तो वो अट्रैक्ट करता है वाटर को, तो ये बराबर से जो है वो जाइलम जा रहा है। तो जब इसके अंदर बहुत ज़्यादा सॉल्यूट आ जाएगा तो ये अट्रैक्ट करेगा वाटर को, तो जाइलम से जो वाटर है वो इसके अंदर आ जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर सोल्यूशन बन जाएगा। अब वाटर के अंदर आने की वजह से एक प्रेशर जनरेट होगा जिसको हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। अब इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर कम है, ये सिंक है। फॉर एग्जाम्पल रूट का सेल है, तो चूँकि यहाँ पे हाई प्रेशर है तो जो सोल्यूशन है वो मूव करना शुरू करता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। अब जब ये सिंक में पहुँचेगा तो यहाँ पे जो सेल्स हैं ये क्या करेंगे, ये इस खाने को निकाल लेंगे, इन्हें खाना चाहिए, ये इस खाने को निकाल लेंगे। जब ये खाने को निकाल लेंगे तो अंदर जो है वो सॉल्यूट कम हो जाएगा। जब सॉल्यूट कम हो जाएगा तो वाटर को ये होल्ड नहीं कर सकेगा, तो वाटर वापस चला जाएगा किसके अंदर, वाटर वापस चला जाएगा जाइलम के अंदर। जब वाटर वापस चला जाएगा जाइलम के अंदर तो वाटर जो है वो वापस चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अब सॉल्यूट मौजूद नहीं है। तो इस तरीके से ये मूवमेंट होती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो ये हाई प्रेशर होता किस वजह से है, वाटर की एंट्री की वजह से एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट होता है सोर्स के अंदर, और यही प्रेशर जो है ये मूव करवाता है जो भी सोल्यूशन है उसको टूवर्ड्स द सिंक। और सिंक के अंदर हमेशा जो है वो प्रेशर लो होता है, क्योंकि वहाँ पर सॉल्यूट पार्टिकल्स निकाल लिए जाते हैं, जिसकी वजह से वाटर फर्दर बाकी नहीं रहता और वाटर वापस चला जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इसके अंदर होती है, जो कंपेनियन सेल्स होते हैं वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं और वो फ्लोएम के अंदर खाना भरते हैं। इसको हम फ्लोएम लोडिंग का नाम देते हैं। इस लोडिंग की वजह से वहाँ पर सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है, जिसकी वजह से वो वाटर को अट्रैक्ट करता है जाइलम के सेल से। वाटर अंदर आता है, अंदर एक प्रेशर जनरेट करता है जिसको ट्रिगर प्रेशर भी कहते हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी कहते हैं। इसकी वजह से जो सोल्यूशन है वो सोर्स से मूव करना शुरू करता है अवे। कहाँ मूव करना शुरू करता है, वहाँ पे जहाँ पर ये प्रेशर कम है, जो कि सिंक का एरिया है। तो वो कौन सी चीज़ है जो कि ट्रांसलोकेशन को चला रही है? नंबर 1 इज़ वाटर प्रेशर, जो कि इनकमिंग वाटर होता है उसका प्रेशर, एंड नंबर 2 लोडिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल जो खाना लोड करते हैं उसकी वजह से ही सॉल्यूट पोटेंशियल जो है वो बढ़ता है, यानी
वाटर को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी जो है वो बढ़ती है। तो यही दोनों फैक्टर्स हैं जो कि इस ट्रांसलोकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, ना सिर्फ मूवमेंट ऑफ शुगर्स होती है बल्कि इसके साथ अमाइनो एसिड और कुछ मिनरल आयंस वगैरह जो हैं या हार्मोन्स वगैरह जो हैं वो भी आपके जो है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं इसी ट्रांसलोकेशन के प्रोसेस के ज़रिए। अच्छा, मैंने जैसे बताया था कि जो सोर्स एंड सिंक की जो टर्म्स हैं वो आपस में इंटरचेंजेबल होती हैं, यानी एक ही ऑर्गन जो है वो कभी सोर्स हो सकता है और कभी सिंक हो सकता है। जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप रेगुलर प्लांट की बात करें तो उसके अंदर जो लीफ है वो सोर्स है, ठीक है, और जो रूट है वो सिंक है। लेकिन अगर आप इस रूट को काट लें और काट के कहीं और लगा दें, अब इससे निकल रहा है लीफ, तो इनिशियली ये रूट जो है ये सोर्स का काम करेगी, खाना जो है वो इससे मूव करेगा इस लीफ की तरफ, तो ये सोर्स हो जाएगा और ये सिंक हो जाएगी, तो ये इंटरचेंजेबल होते हैं। सो दिस इज़ इट, ये है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। यही टॉपिक है जो कि पीएमसी के सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड है।